और इसी से एक माहिर खत्तात की पहचान होती है कि वो शोशे की बुनियादी शनाख्त रखते हैं कि आपको अगर सैयद लिखना है तो अगर ये इस उलझन से बचना चाहते हो तो डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए, तो ये बिल्कुल सही माना जाएगा कि ये सही है, सीन है और या है दाल है। लेकिन अगर कशिश में सद लिखना है तो ये सद हो जाएगा, 7,000 साल लिखना है मुझे तो सद ये हो गया, ये कशिश में कहलाएगा। लेकिन अगर हम दंदाने के साथ लिखते हैं यानी शोशे के साथ तो ये सद हुआ, और अगर सैयद हमको बनाना है तो इसमें एक या का शोशा ऐड करना होगा। शोशे में भी पहला वाला शोशा कम होता है उसका फसल, और दूसरे वाले में जगह थोड़ी सी ज़्यादा होती है। फिर उसमें अगर हमको या सैयद बनाना है तो एक या का इजाफा करना पड़ेगा, ये सीन हो गया और ये या हो गया। अगर इस उलझन से बचना चाहते हैं तो उसके लिए यही तरीका है कि आप ऐसे लिख दिया करें, सैयद हो गया। हर लिखना है, हर तरफ लिखना है, तो या रहबर लिखना है, रहबर। तो अब देखिए रहबर में आप हा का ये लिखिए ये और बा सीधे ये। अब इसमें दो शोशा नहीं होगा कि रहबर तरह जाल और जा दोनों में फ़र्क है। जाल के लिखने का तरीका अलग है, जब ज्वाइन करेंगे तब प्रोनाउंसिएशन तो सेम पास है दोनों का, जाल का और जा का। लेकिन जब आप लेटर ज्वाइन करेंगे, दूसरे से जोड़ेंगे, तो उस वक्त जाल की शक्ल क्या होगी और जा की शक्ल क्या होगी, तो वो भी मलहूज़ रखना ज़रूरी है। गुजारिश लिखेंगे तो गुजारिश में जा की शक्ल ये होती है, अगर जाल से लिख रहे हैं तो ये शक्ल होती है ये। शीन में पहला वाला शोशा जो है ये छोटा होगा, दूसरा वाला थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। इन्होंने हसीबुर रहमान भी बहुत सही लिखा है, इसमें कोई कमी नहीं है और शोशे की कोई गलती नहीं है जी। अब लहर है, लहर तो लहर ऐसे लिखा जाएगा, लाम लिखेंगे लहर और ये तिरछा करके ऐसे। लेकिन अगर लहेरिया लिखना है, लहेरिया, तो फिर उसमें या का क्या बनाना पड़ेगा, ये तब होगा लहेरिया। सिर्फ लहर होगा तो ये इस तरह होगा। अब इसमें आपको रा है तो रा की शक्ल मिलने के वक्त इसी शेप में हो जाएगी, यानी सीधे इसमें शोशा लाने की ज़रूरत नहीं है। शोशा अगर ऐड करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। या मुफरत लिखते हैं तो या की शेप ऐसी होती है कि आप ऐसा इसका दायरा गोल बनाएं कि हम अगर इसको इधर से भी करें तो बन जाए, वो काट दें तो ये भी या की शक्ल बन जाती है। और इसी तरह या मजहूल जिसको कहते हैं उसकी भी शेप ऐसी बनती है। या लिखें तो दो तरह की या होती है, जो के वगैरह में लिखा जाता है, लिए के लिए लिखा जाता है। तो जैसे ये लिखा तो इसका शेप ऐसे होना चाहिए कि अगर इधर से भी हम लिखें तो इसी तरह बन जाए। इसको आप उलट के पढ़ेंगे तो तब भी या है, और अगर इस तरफ से पढ़ेंगे तब भी या है। मीम लिखने में आमतौर से लड़कियों की तहरीर जो होती है वो मीम से ही पहचान ली जाती है कि मीम लिखने का तरीका इनका कैसा है। हम लिखते हैं या तुम लिखते हैं तो लड़कियों की तहरीर में आमतौर से बस हम लिखेंगे तो इस तरह लिख दिया। तो मीम के बारे में मैं ख़ास तवज्जो चाहूँगा आप लोगों का कि ये शक्ल बिल्कुल गलत हो जाए। आमतौर से मैं भी, हम जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ भी पुरानी दिल्ली से लड़कियाँ बहुत पढ़ती हैं। पार्ट टाइम कोर्स होता है, सर्टिफिकेट डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा। तो वो ग्रेजुएशन करने के बाद वो लोग वक्त फ्री रहता है तो मॉर्निंग क्लासेज होती है, तो लड़कियाँ बकसरत वो मुस्तफ़ीद होती हैं उस क्लास से। तो वहाँ भी हम लोग हैंड राइटिंग सिखाते हैं, तो उसमें लड़कियों की तहरीर जो उर्दू से वाकिफ़ होती है हम ऐसी ही लिखती है। तो ये नहीं होना चाहिए कि मीम की शक्ल जो बनती है वो मीम पहले एक नुक्ते कट की होती है, फिर यहाँ से लेकर के आती है। अब इसी में हमको हम मिलाना है तो यहाँ देखिए हम इसी तरह लिखेंगे। ये डायरेक्ट मीम को ऐसे खींचना बिल्कुल गलत है कि हम ऐसे कर दें मीम को डायरेक्ट। मीम की जो शेप बनेगी तो इस तरह बनेगी। उसी तरह मध्यम लिखना है। अब एक ये इसको लटकन हा कहते हैं, ये और ये दुचश्मी हा है। तो अगर हमको ये फ़र्क भी जानना है कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे है और इसका इस्तेमाल कहाँ पे है, जैसे हमको किधर लिखना है, किधर जा रहे हो, तो किधर जा रहे हो तो हम उसको किधर को हम ऐसे ही लिखेंगे, उसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे
इसको अगर ऐसे हम लिख देते हैं तो उसको पढ़ने में दुश्वारी होगी, है। मध्यम लिखना है तो ऐसे लिखेंगे मध्यम रोशनी, यहाँ पे तुजस्मी यहाँ लिखेंगे। लेकिन अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये भी पढ़ा जाए, लेकिन इसको कुछ मध्यम भी पढ़ सकता है वो। और कॉमा फुल स्टॉप जो रुमूज़े औकाफ होते हैं, जिस तरह बोलने में है उसी तरह लिखने में भी है कि अगर आपको इसकी रियायत करनी होगी, जैसे कॉमा फुल स्टॉप कहाँ पे आएगा वो भी जानना ज़रूरी है। इसमें हैंड राइटिंग बेहद खूबसूरत है, लेकिन इसमें कहीं पे कॉमा इसने नहीं दिया है और फुल स्टॉप भी नहीं दिया है। फुल स्टॉप है लास्ट में, लेकिन यहाँ लिहाजा से पहले कॉमा आना चाहिए था, तो वो भी ज़रूरी है। कॉमा आप लोगों को मालूम होगा कि कॉमा ये है, ये भी खत्ताती खत का हिस्सा है, इसको कॉमा कहते हैं। उर्दू में कॉमा इस तरह होता है, ये उल्टा पेश की तरह कॉमा होता है। तो लिहाजा वगैरह लिखेंगे या इसलिए लिखेंगे तो उससे पहले वो कॉमा लिखा जाएगा, और जब बात मुकम्मल हो जाएगी तो डैश देंगे। उर्दू में भी इंग्लिश में डॉट जो होता है वो फुल स्टॉप कहलाता है, और उर्दू में ये डैश वाला जो है ये फुल स्टॉप कहलाता है, जो इसमें बच्ची ने दिया है, शाफिया फातिमा ने। तो हमने 2-3 बातें आप लोगों को इम्पोर्टेंट बताई है कि जहाँ पे शोशे की रियायत करनी है, सय्यद लिखना है तो उसमें कैसे लिखेंगे, सद लिखना है तो कैसे लिखना है, सय्याद लिखना है तो सय्याद शिकारी को कहते हैं, तो सय्याद लिखना है तो हम सय्याद कैसे लिखेंगे। सय्याद सीधे ऐसे लिख करके नुक्ता नहीं दे देंगे, यहाँ पे साथ लिखा और साथ में ये करके नुक्ता दे करके काम चला लें, लोग करते हैं ऐसा, तो ये गलत तहरीर मानी जाती है। इसमें ये साद हो गया। सिर्फ साबुन लिखेंगे ना तो साबुन लिखेंगे तो तब ये बगैर इसकी होगी, साबुन हो जाएगा ये। यहाँ पे अगर हम डाल देंगे और सय्याद कहेंगे, इसको शिकारी के माना करते हैं, तो यहाँ पे एक समोसा क्या इजाफा करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि तब ये सय्याद होगा। साबुन लिखेंगे तो साबुन में सिर्फ स्वाद में मिला देंगे और बा नून, बस, इसमें शोशे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो माशाल्लाह आप लोगों की काबिश बहुत अच्छी है, और इसके लिए मैं मुफ्ती आफ्ताब गाजी साहब को बेहद मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप लोगों के लिए भी मेरी नेक ख्वाहिशात है, और इसी तरह आप लोग मेहनत करें। हैंड राइटिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपको अभी भी एग्ज़ाम का जो तरीका हुआ है वो लिखने का ही है, रिटन एग्ज़ाम ही होता है। वो OMR शीट आपको बहुत आगे जाकर के OMR शीट मिलेगा, यानी सिर्फ सर्किल करने वाला। वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा तब वो मरहला आएगा, लेकिन अभी आपको 10th वगैरह तक जाना है, 10th 12th स्कूल का जो एग्ज़ाम होता है, तो स्कूल के एग्ज़ाम में OMR शीट नहीं होती है, बल्कि आंसर शीट दिया जाता है, उसी पे लिखना है। तो एक लैंग्वेज में किसी भी, चाहे उर्दू हो या इंग्लिश हो, किसी एक लैंग्वेज में आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो गई तो उससे का बेनिफिट दूसरी लैंग्वेज में मिलेगा। कि आपकी उर्दू अगर अच्छी हो गई है तो हिंदी खुद ब खुद आप अच्छी लिखना सीख लेंगे, इंग्लिश भी अच्छी से अच्छी लिखना सीख लेंगे। मैंने सिर्फ उर्दू सीखी लिखना, उसकी बदौलत मुझे अरबी भी बहुत अच्छी तरह लिखने आया, इंग्लिश भी मैं बहुत शानदार लिखने लगा। मैंने कभी स्कूल का रुख नहीं किया, स्कूल से मेरी कोई तालीम नहीं हुई, मदरसा के मकतब, फिर मदरसा, और उसके बाद यूनिवर्सिटी तक पहुँचे, और उसके बाद आपसे बड़ी तादाद 150-150 स्टूडेंट होते हैं, उसको मैंने पढ़ाया और हैंड राइटिंग सिखाई। वो कैलीग्राफी के नाम से जाना जाता है। तो वो आइंदा कभी ऐसा मौका आएगा तो हम पूरी खुद तैयारी से आएंगे। ये बहुत महदूद वक्त में हमें इत्तला मिली, तो मैं इंतज़ाम नहीं कर सका बारिश उरिश की वजह से, नहीं तो मैं खुद पूरे इसके साथ आता, और वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। हाँ, आइंदा कभी ऐसा प्रोग्राम रखे तो मैं इंशाल्लाह पूरी तैयारी से आऊँगा, फिर वो अच्छा लगेगा बताने में भी। तो तब तक के लिए मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ये बहुत अच्छी कोशिश है, इसको आप लोग कंटिन्यू कीजिए, आगे और अच्छी इसको जारी रखिए, लिखने की प्रैक्टिस करते रहिए। इससे आपकी दूसरी तहरीर भी अच्छी होगी, इंग्लिश की भी, हिंदी की भी, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। अगर आपने खुद, मैं CBSE बोर्ड की कॉपी भी चेक करता था, वहाँ एग्जामिनर था, तो एंग्लो अरबिक स्कूल जो है CBSE बोर्ड के 10वीं और 12वीं की कॉपी मैंने चेक करने के लिए मेरे पास आती थी। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि क्वेश्चन का आंसर जो है स्टूडेंट ने गलत लिखा है, लेकिन उसकी हैंड राइटिंग इतनी पुरकशिश होती थी, इतना जादिब नज़र होती थी कि हम लोग मजबूर हो जाते थे कि कैसे नंबर काटे इसका। तो ये ऐसी चीज़ खूबी है कि एग्जामिनर को के कदम को भी डगमगा देता है। हैंड राइटिंग अगर आपकी अच्छी है तो एग्जामिनर खुद ब खुद कभी भी नहीं चाहेगा कि आपके मार्क्स को काटे, चाहे आपने आंसर गलत लिखा हो। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है अच्छी हैंड राइटिंग का।
तो आपने ये अच्छी शुरुआत की है और इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी अहमियत को आप लोग जानिए कि आपको आगे बढ़ना है, आगे जाना है, कंपटीशन का दौर है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो आपको मददगार साबित होगी वो ये हैंड राइटिंग की खूबसूरती है। इसको आप कंटिन्यू रखिए और आगे बढ़िए, आपके लिए हमारी नेक ख्वाहिशात हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। बहुत अहम और ज़रूरी निकात की तरफ जनाब डॉक्टर जसीमुद्दीन कासमी साहब ने आप सबको तवज्जो दिलाई। इससे पहले भी उर्दू तहरीर का कैंप रखा गया था, उसकी नौइयत दूसरी थी। जो लोग ये चाहते हैं कि मुसलमानों से दीन को छीन लिया जाए और CBSE बोर्ड का सिलेबस निसाब ऐसा बोझल बना दिया जाए कि बच्चे दीनियात की तरफ रुख भी नहीं कर सकें, तो हम वो ज़िद्दी मौलवी हैं कि हम कहते हैं कि सुबह में 1 घंटे के लिए आ जाओ भाई, शाम में 1 घंटे के लिए आ जाओ भाई, घर में किसी को बुला कर के पढ़ा लो भाई, लेकिन दीनियात पढ़ो, इस्लाम पढ़ो, इस्लामियात को पढ़ो। ठीक इसी तरह से हम लोगों की नफ्सियात ये है कि तहरीर कोई 10-15 दिन का काम नहीं है, इस पर लगना पड़ेगा, अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर इन पर ऐलान किया जाता कि 1 महीने का कैंप है तो शायद इतनी बच्चियां नहीं आती। इसलिए मुख्तलिफ़ मराहिल में आपको तहरीर की मशक़ कराई जाती है ताकि अपनी तहरीर को बेहतर से बेहतर कर सकें। यही नफ्सियात आम बोलचाल में भी आती है। जब किसी को कहते हैं कि ज़रा सुनो, तो ज़रा का लफ्ज़ बताता है कि वो ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेगा, यह आपकी नफ्सियात पर असर डालता है। इसी तरह एक कैंप रखा गया जिसमें दूसरी तरह की चीज़ बताई गई। इस वाले कैंप में थोड़ा अलग बताया गया। डॉक्टर जसीमुद्दीन कासमी साहब ने जो तवज्जो दिलाई, इंशाअल्लाह उन्हीं से दरख्वास्त की जाएगी ये भी ज़रा वक्त दें इंशाअल्लाह, और अगला मरहला इंशाअल्लाह हम लोग मशवरे से और भी बेहतर आपकी तहरीर कैसे हो सके, इसके लिए हम सब लोग मिलकर लाए अमल तय करेंगे। मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ।